हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम दो एसेस करने जा रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये दोनों आपके ऑडिट एविडेंस के चैप्टर के अंदर ही आते हैं। तो चलिए जी, आप दूसरे शब्दों में ऑडिट एविडेंस का लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं इसे। अभी तक दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एसए 550, जिसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, हाँ जी, अकाउंटेंसी में भी जिसकी चर्चा है, लॉ में भी जिसकी चर्चा है और ऑडिट में भी जिसकी चर्चा है। तो सबसे पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अगर मैं कहूं मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी क्या होता है, तो रिलेटेड पार्टी क्या मतलब है, मैं कह सकता हूं अ पार्टी डेट इज रिलेटेड पार्टी। अच्छा, वो पार्टी जो कि रिलेटेड पार्टी है, क्यों, कैसे रिलेटेड पार्टी है? ड्यू टू द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब एप्लीकेबल एफआरएफ में मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास एप्लीकेबल एफआरएफ में AS 18 भी है, प्लस कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 76 भी है। तो यानी कि रिलेटेड पार्टी जो कि रिलेटेड पार्टी होगी एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, वो तो रिलेटेड पार्टी है ही है। उसके अलावा where the applicable FRF does not mention any related party requirement, अगर FRF में कुछ नहीं लिखा, ये तो और बात है कि लिखा, बट अगर कुछ नहीं भी लिखा तो भी अ पर्सन और अदर एंटिटी जो कि कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। यानी कि कोई भी ऐसी पर्सन या अदर एंटिटी जिसका कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। सिमिलरली इसको पलट दो तो कोई भी ऐसा पर्सन या एंटिटी जिसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मतलब पहला वो जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और दूसरा वो जिसको आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा इसमें और कौन आता है? इसमें आते हैं अनदर एंटिटी दैट इज अंडर द कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी की एक और औलाद, तो कॉमन कंट्रोल हो गया। कॉमन कंट्रोल मतलब दोनों कॉमन कंट्रोल में, यानी कि रिपोर्टिंग एंटिटी की सब्सिडरी 1, रिपोर्टिंग एंटिटी की सब्सिडरी 2, दोनों का कॉमन कंट्रोल किसके पास है? रिपोर्टिंग एंटिटी के पास। तो ये सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, ये भी आपस में क्या हुई? रिलेटेड पार्टी हुई। ये भी दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो गई। तो यानी कि तीसरा पॉइंट पढ़िएगा, अनदर एंटिटी दैट इज अंडर द कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी बाय हैविंग। अच्छा, किस तरीके से? बाय हैविंग मतलब इन दोनों सब्सिडरीज में अगर कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप है, किसकी ओनरशिप है? रिपोर्टिंग एंटिटी की। या फिर ओनर हुआ क्लोज फैमिली मेंबर्स, मतलब इनके क्लोज फैमिली मेंबर्स इनके ओनर्स हैं। तीसरा कॉमन की मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टर्स कॉमन है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कॉमन है। तो इस तरीके से ये भी रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं। चले जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं डिफरेंट गवर्नमेंट कंपनी लाइक सेल, भेल, गेल, इनकी बात करूं तो एक कॉमन चीज है, वो क्या कि इनका सबका कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ओके, तो फिर अगर एंटिटी जो कि कॉमन कंट्रोल में आती है किसी स्टेट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में, तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी कंसीडर्ड नहीं की जाती, केवल इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। हाँ, ये रिलेटेड पार्टी फिर भी हो सकती हैं अगर दे आर एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और शेयर रिसोर्सेज टू द सिग्निफिकेंट एक्सटेंट विद द ईच अदर। मतलब ये आपस में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस में लिप्त हैं या फिर आपस में रिसोर्सेज, कॉमन रिसोर्सेज यूज करती हैं, तो फिर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फॉलो होंगी। बट मियरली बिकॉज द गवर्नमेंट एंटिटीज हैं और अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट या सेंटर है, तो दे वोंट बी रिगार्डेड एज अ रिलेटेड पार्टीज। ठीक है जी। आगे फिर आता है हमारा मीनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑब्लिक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मीनिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्लिक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब है पावर टू गवर्न, पावर टू गवर्न। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है पावर टू पार्टिसिपेट। वर्डों में फर्क देखिएगा, कंट्रोल के अंदर वर्ड क्या आया है? गवर्न, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में पार्टिसिपेट। अच्छा, गवर्न किसका? गवर्नेंस किसका? फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसीज का। पार्टिसिपेशन किसमें? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज में। तो गवर्न जो है, मैं कह सकता हूं ज्यादा बड़ा वर्ड है, इसलिए कंट्रोल वहां पर आ रहा है, और ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में पार्टिसिपेशन वर्ड आ रहा है। अच्छा, कंट्रोल मतलब पावर टू गवर्न फाइनेंशियल ऑब्लिक ऑपरेटिंग पॉलिसीज टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। फिर पावर टू पार्टिसिपेट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल ऑब्लिक ऑपरेटिंग पॉलिसीज, बट ये कंट्रोल नहीं है। बट इसमें कंट्रोल नहीं आता, केवल पार्टिसिपेशन आता है, कंट्रोल नहीं आता है। ठीक है जी। आगे
फिर हमारे पास आता है अगली डेफिनेशन जो कहती है मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी विद द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? देखो जी, दो एंटिटीज हैं, एक एंटिटी वन, एक एंटिटी टू। एंटिटी वन का एंटिटी टू के ऊपर या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है एंटिटी टू के ऊपर, तो आप कहोगे कि ये रिलेटेड पार्टी है विद द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। यानी कि अगर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हो आप सामने वाली एंटिटी के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल विद द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है जी। वाई कंसर्न फॉर ऑडिटर? हाँ जी, यहां ऑडिटर को कंसर्न होने की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि फ्रॉड वगैरह से होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि यहां पर फ्रॉड होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 10 करोड़ का माल 1 करोड़ में बेच दिया, इसकी संभावना बहुत ज्यादा इन तरीके की ट्रांजैक्शंस में होती है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे फिर लॉ कहता है इट मींस रिलेटेड पार्टीज विच बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी। हाँ जी, इट मींस हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, रिलेटेड पार्टी विद द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कहता है रिलेटेड पार्टी विच वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मे बी इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द अदर एंटिटी। दोबारा पढ़िएगा, वो रिलेटेड पार्टी जो कि बाय वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू का मतलब कारण, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्सरसाइज द कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर एंटिटी इज इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द अदर एंटिटी। यानी कि जो कहीं ना कहीं अपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के द्वारा या फिर कंट्रोल के द्वारा इन्फ्लुएंस करती हैं अदर एंटिटी के डिसीजन मेकिंग को, तो फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं रिलेटेड पार्टी विद द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है जी। कंसिडरेशन ऑफ सच बिहेवियर इज रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर। ऑडिटर को ये बिहेवियर, ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और तभी वो एसेस कर पाएगा व्हाइल आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। यानी कि रोम को समझने के लिए दो एंटिटीज आपस में अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल रख रही हैं और एक एंटिटी उसके दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रही है, तो ये चीज ऑडिटर को समझना जरूरी है ताकि वो समझ पाए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड होने की संभावना है या नहीं है। क्योंकि पक्की बात है कि कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रांजैक्शन हुई होंगी, इसके पूरे चांसेस हैं। आगे फिर आता है मीनिंग ऑफ द स्पेशल पर्पस एंटिटी एज अ रिलेटेड पार्टी। ओके, स्पेशल पर्पस एंटिटी एज अ रिलेटेड पार्टी क्या मतलब है? इन सम सर्कमस्टेंस अ स्पेशल पर्पस एंटिटी में बी अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द एंटिटी। क्यों स्पेशल पर्पस एंटिटी कैसे हो सकती है? समझिएगा, मैं कहूं अगर, देखिएगा, ये E1 है, ये E2 है। E1 के पास कोई भी शेयर्स E2 के नहीं है, बट फिर भी E1 जो है वो जहांपना है और E2 जो है वो अनारकली है। जहां जहांपना कहते हैं वहीं अनारकली नाचना शुरू कर देती है, बिकॉज E2 की सारी पॉलिसीज कौन गवर्न करता है? E1, बिना किसी शेयर होल्डिंग के भी। क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। कंपनी लॉ में भी इन सिचुएशंस को लिखा गया है कि वेयर वन कंपनी इज इन अ पोजीशन टू influence the policies of the other company or where one company is accustomed to act as per the direction of the other company। ठीक है जी। चलिए, तो इन एंटिटीज को, जहां पर एक एंटिटी दूसरे में कोई भी इक्विटी शेयर होल्ड नहीं करती बट फिर भी दूसरी एंटिटी को गवर्न करती है, उन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी एज रिलेटेड पार्टी। तो पढ़िएगा, इन सम सर्कमस्टेंस अ स्पेशल पर्पस एंटिटी में बी अ रिलेटेड पार्टी बिकॉज द एंटिटी में बी ना सब्सटेंस कंट्रोल, मतलब अंदर से कंट्रोल तुम्हारा ही है, इवन दो तुम्हारे पास कोई इक्विटी नहीं है। ठीक है जी। आगे फिर आता है जी नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस एंड व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू डील और इशू फेस्ड बाय द ऑडिटर। हाँ जी, क्या इशू फेस्ड होते हैं ऑडिटर के द्वारा? देखो जी, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही हैं, मतलब मार्केट में 5 लाख का सामान बिकता है तो आप रिलेटेड पार्टी को भी 5 लाख का बेच रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में है, क्योंकि वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो नहीं होगा। ठीक है जी। बट अगर मान लीजिए नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऐसा है जो कि आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं है, मतलब आपने स्पेशल प्राइस पे ये ट्रांजैक्शंस की है, तो बस वहां पर फिर हायर रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट अब जन्म लेने वाला है। अच्छा, why it is difficult to deal with such related party transactions? Okay,
मतलब कई कारण होते हैं जिससे ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से डील करना या उन्हें समझ पाना कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं भी या नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कई कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण देखिएगा कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डील विद सच रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पहला कारण, बिकॉज दे ऑपरेट थ्रू एन एक्सटेंसिव एंड द कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ द ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जब कलकत्ता में शारदा स्कैम हुआ तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 200 कंपनीज, सब रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर थी और इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था कि उनको समझ पाना जरा मुश्किल था। ऐसे ही पूर्ति स्कैम महाराष्ट्र में हुआ तो देयर वाज अ बंच ऑफ 100 कंपनीज, तो फिर वहां पर आपस में सबकी सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द प्रॉपर रिलेशनशिप। और आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इनइफेक्टिव। अगर मैं कहूं कि अब अपने सिस्टम से मैं कहूं कि मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डिटेल निकाल दे, तो शायद वो कुछ एक की तो निकाल देगा मगर बाकियों की शायद नहीं निकाल पाएगा। वो ये नहीं समझ पाएगा कि अगर ट्रांजैक्शन स्पेशल डिस्काउंट पे हुई है तो फिर उस ट्रांजैक्शन को समझना चाहिए कि क्यों हुई है और शायद वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इसलिए हुई हो। सिस्टम इसलिए इनइफेक्टिव होता है, वो नहीं कर पाएगा इतनी कैलकुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, related party transaction may not be conducted under the normal market scenario. For example, मैं कहता हूं कि some related party transaction may be conducted with no consideration at all. तो भैया किसी बिना किसी कंसिडरेशन के भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ हो सकती है, तो इसलिए बिना कंसिडरेशन के भी हो रही है। मतलब इन सब कारणों से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं कि ऑडिटर मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में क्या इंक्वायर करता है। तो ये पॉइंट कहता है जी, ऑडिटर शैल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट, ऑडिटर शैल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। मतलब पहले तो आप बता दीजिए, मैनेजमेंट से पूछेगा जब वो इंक्वायरी करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिलेशन में, तो सबसे पहले ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा कि आप बता दीजिए लिस्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मुझे दे दीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये मुझे ये भी बता दीजिए कि ये आपके रिलेटेड पार्टी कैसे हैं, AS 18 के मुताबिक हैं, सेक्शन 188 के मुताबिक हैं, या फिर ये आपकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप पे एक्सरसाइज कर रही हैं या आप इन पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिमिलरली कंट्रोल। तो पहली बात, आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है। दूसरा, वो रिलेटेड पार्टी आपकी आपकी क्यों है। और तीसरा, आपका किस तरीके की ट्रांजैक्शंस या अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इनके साथ क्या है। मतलब नेचर एंड पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन आपका इनके साथ क्या है, किस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है इनके साथ, टाइप एंड पर्पस ऑफ सच रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बता दीजिए। अच्छा, अब सवाल उठा मैनेजमेंट से इंक्वायरी करने का आपका पर्पस क्या है। Okay. Auditor shall inquire the management and other within the entity to perform perform किस लिए। हाँ जी, याद होगा तो ऐसे 315 के अंदर जब ऑडिटर इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट से, तो इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है। ही इज परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सो एज टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। The similar is the case when the auditor is inquiring with the management about the related party transaction. What he is doing is that he is just simply doing a risk assessment procedures. मतलब वो क्या कर रहा है इस वक्त, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहा है एंड ऑब्टेन कर रहा है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो कर रहा है एंड अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कंट्रोल। कंट्रोल किस पे, विच द मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एंड डिस्क्लोजर करने के लिए द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। यानी कि आइडेंटिफाई किया जा सके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल एस्टैब्लिश किए हैं। दूसरा, इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कैसे किया जाता है। ठीक है। तीसरा, सबसे खतरनाक क्या है कि अगर ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आर्म लेंथ प्राइस 5 लाख रुपए और ये उससे कम पे हो रही है, तो ऑथराइज करने की पावर किसके पास है। ठीक है, तो यानी कि इंक्वायरी का पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई करना एंड डिस्क्लोजर इंश्योर करवाना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। दूसरा, इनका ऑथराइजेशन कौन करता है, इस चीज को एनालाइज करना। और तीसरा, अगर ये नॉर्मल कोर्स से बाहर हैं तो फिर इनका अप्रूव कौन करता है, ऑथराइज कौन करता है, इस बात को समझना। तो ये है हमारा सबका पर्पस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
हाउ एन ऑडिटर कैन वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अच्छा, कैसे पता लगेगा? मतलब क्लाइंट के पास गए, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जरिया कौन सा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो क्लाइंट कर रहा है उसके पता लगाने का? बहुत सारे हैं। पता कैसे? जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो उसके अंदर भी ऑप्शन आता है आज के डेट में कि अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताइए। जो आपका इंटरनल ऑडिटर हुआ होगा, इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी रिपोर्ट में भी लिखा होगा, उसने भी तो कुछ काम किया होगा, तो फिर वहां से देख लीजिए। फिर जो आप सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करते हैं लाइक प्रोस्पेक्टस वगैरह, तो उनके अंदर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की पूरी डिटेल आती है। फिर उसके बाद जो आप इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न वगैरह आरओसी को सप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल आती है। फिर जो भी डिटेल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं एंटिटी एंड द की मैनेजरियल पर्संस और टीसीडब्ल्यूजी, बस वो तो है ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वहां से भी पता लग जाएगा। उसके अलावा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं जो कि नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस में एक और चीज आती है, एक तो प्राइस आता है, दूसरा अगर आपका धंधा गारमेंट्स बेचने का है बट आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, तो अगेन दिस इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को उठा के भी पता लग जाएगा कि कहीं ये रिलेटेड पार्टी को तो नहीं बेचे। और फिर हमारा एक सेक्शन है 184 एंड सेक्शन 188 जो कहता है कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर या फिर केएमपी, अगर आपका कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और एंटिटी से होता है जहां पर आप इंटरेस्टेड हैं एज अ डायरेक्टर, तो आपको वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सेक्शन 188 की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, तो ये एंटिटी को सबमिट होती है, ये स्टेटमेंट लॉ की रिक्वायरमेंट है। इसका फॉर्म होता है MBP 4 नाम से एक फॉर्म होता है, तो उन फॉर्म्स की कॉपी मैनेजमेंट से लेंगे और आप पता लगा लेंगे। सो सिंपल। और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता लगा सकता हूं। फिर स्पेसिफिक कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द स्मॉल एंटिटी। अब जरा दिमाग में कल्पना करके देखो ना, वो नथुलाल हलवाई की जो अपने दुकान पे लगा के बैठा है समोसे। अब वहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब अगर मान लीजिए नथुलाल की साली ने समोसे मंगवाए, वो साली के घर पे समोसे भिजवाए जा रहे हैं, नथुलाल के चाचा ने मंगवाए, वो वहां पे समोसे भिजवा रहा है, तो क्या आपका इन चीजों पर मतलब कैसे ऑडिटर के रूप में आप इन्हें कैसे पकड़ेंगे? देखिए वहां पर ना एक चीज, एक एनवायरनमेंट कैसा होता है, स्मॉल एंटिटीज में सब कुछ ओनर के कंट्रोल में होता है, तो इसलिए वहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का पता आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के थ्रू ज्यादा नहीं पता लगेगा, वहां तो इंक्वायरी के थ्रू ही पता लगेगा विद द मैनेजमेंट से, बट जो कहेगा वही होगा। तो यानी कि कंट्रोल एनवायरनमेंट इन द स्मॉलर एंटिटी इज लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लार्जर एंटिटीज। कंफर्म इतनी बात, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट यहाँ पे अलग होता है। गवर्नेंस में बी अंडरटेकन बाय द ओनर, ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज लाइकली टू बी लेस फॉर्मल, यहाँ पे हर चीज की पॉलिसी प्रोसीजर बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे तो होते नहीं है, तो लेस फॉर्मल है। एंड सच एंटिटी मे नॉट हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब प्रॉपर इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने का। फॉर सच एंटिटीज ऑडिटर मे ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थ्रू, हाँ जी, ऑडिटर किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की? थ्रू द इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, लो जी मैनेजमेंट से इंक्वायरी वगैरह कर एंड इंस्पेक्शन ऑफ द अवेलेबल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं उनको इंस्पेक्ट करके वो देख सकता है। तो यानी कि इन छोटी छोटी एंटिटीज का फीचर क्या है? देखो जी, पहली बात तो इनमें हर चीज की प्रोसेस नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं होगी। तो दूसरी बात, यहां पर अंडरस्टैंडिंग कैसे, इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट से ही पता लगेगी, क्योंकि दे आर लेस नॉर्मल, लेस डॉक्यूमेंट होते हैं फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, सारा कंट्रोल ओनर का रहता है, तो इन फीचर्स के कारण। चले, तो ये हमारा पूरे का पूरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस था जी। अब हमारा आता है अगला एसए, जिसका नाम है एसए 520, जिसे हम दूसरे शब्दों में एनालिटिकल प्रोसीजर का नाम भी दे सकते हैं। अब ये ऐसे हमारा क्या कहता है, ऐसे 520 देखिएगा एनालिटिकल प्रोसीजर। वैसे तो अपन लोग इसे पहले भी एनालाइज थोड़ा बहुत कर चुके हैं ऐसे 330 के अंदर, बट फिलहाल अब ये स्पेसिफिकली ऐसे ही इसके लिए है। देखिएगा हुआ क्या, एग्जांपल नंबर 1,
सेल्स 20 21 21 22 22 23 800 करोड़ 900 करोड़ 2700 2700 करोड़। क्या मैं कह सकता हूं अचानक अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आया है? यस। क्यों आया है? अब आप उसको एनालाइज किया तो आपको पता लगा कि एंटिटी ने एक स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था जो कि 1700 करोड़ का था। ओ, तो क्या मैं कह सकता हूं इसी की वजह से? यस, नाउ दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन द ऑडिटर शैल अप्लाई द एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ जी, कब? कंप्लायंस के टाइम पर या सब्सटेंटिव के टाइम पर? ऑब्वियसली सब्सटेंटिव। कंट्रोल का चेकिंग करते हुए ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं अपनाया जा सकता, सब्सटेंटिव करते हुए अपनाया जाता है। तो इसलिए इसे हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सैप भी कहते हैं। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी इसे नाम दिया जा सकता है। अगली बात, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कहां अप्लाई किया जाता है? पहली बात, अगर मैं कहूं सेल्स हर साल हो रही है तो मैं पिछले साल से कंपैरिजन करके एनालिसिस कर सकता हूं। बट मैं कहूं इंश्योरेंस क्लेम आज तक कभी रिसीव नहीं हुआ था, अचानक आज रिसीव हुआ है 10 करोड़ रुपए का, मैं एनालिसिस कैसे करूं इस चीज का? तो एक होती है रेकरिंग आइटम, एक होती है नॉन रेकरिंग आइटम। तो फिर एनालिसिस किस पे किया जाता है? रेकरिंग आइटम पे किया जाता है, नॉन रेकरिंग आइटम वगैरह पे नहीं किया जाता है। अगला सवाल, हाउ टू मेक सच एनालिसिस। देखो जी, एनालिसिस करने के कई तरीके हैं। आप पिछले साल की फिगर से कंपैरिजन कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अभी डिस्कस करेंगे। और अच्छा, विच डेटा टू बी कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस। क्या ओनली फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस किया जाता है या फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों का? आंसर इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता लगा सेल्स बढ़ी है तो दो रीजन हो सकते हैं, शायद नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गई हो, वॉल्यूम बढ़ा हो, और शायद अमाउंट पर यूनिट बढ़ गया हो। तो दोनों रीजन हो सकते हैं। ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ी हैं ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, और जो अमाउंट पर यूनिट है ये फाइनेंशियल फैक्टर है। तो दोनों वजह से चेंज हो सकता है, तो एनालिसिस में दोनों आएंगे। फिर अब आता है जी एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, तो पढ़िएगा। इट मींस द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली, सामने दिखाई देने वाली रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। दोबारा बोलो, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल, इवैल्यूएशन का मतलब होता है चेक करना, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्लॉजिबल रिलेशनशिप, जो सामने दिखाई देने वाली स्पष्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। It also includes such investigation as is necessary of the identified fluctuation which are inconsistent from, or differ from the expected value by the significant amount. अगर मैं कहूं सेल्स 100 करोड़, अगले साल 120 करोड़, अगले साल 140 करोड़, तो उससे अगले साल 160 170 होनी चाहिए थी, बट अचानक हो गई 2500 करोड़। तो क्या मैं कह सकता हूं इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो काफी इनकंसिस्टेंट है और डिफर है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। जब आप सेल्स देखते हो 100 करोड़ 120 150, तो आप कहोगे 170 180, अचानक 2500 करोड़। तो यानी कि जो फ्लक्चुएशन हुए हैं वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से डिफर हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो फिर उसे भी कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। ये यहां पर भी एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में इन्वेस्टिगेशन भी आता है उन फ्लक्चुएशंस का जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से सिग्निफिकेंट अमाउंट से डिफर है। चलिए, अब सवाल उठा एनालिटिकल प्रोसीजर सेग्रीगेट कितने पार्ट्स में किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट कंपैरिजन कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कंपैरिजन आप क्लाइंट का कर रहे हैं उसके इंडस्ट्री के साथ। दूसरा कंपैरिजन आप करंट ईयर के डेटा का पिछले ईयर के डेटा से कर रहे हैं। तीसरा कंपैरिजन जो बजट था उसके साथ एक्चुअल रिजल्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। फोर्थ, अब ऑडिटर ने भी अपने क्लाइंट के बारे में एक एस्टिमेट लगा रखा होगा कि उसके अनुसार इस क्लाइंट का इतना हाल होना चाहिए, मतलब इतनी टर्नओवर होनी चाहिए, बट उससे डिफर आ रही है। तो यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं डेटा विद द ऑडिटर डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अच्छा, फिर कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजिंग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। फॉर एग्जांपल केवल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये सारे कंपैरिजन के डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप एनालिटिकल प्रोसीजर करके
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, फिर आता है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इन एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ जी, क्या ऑब्जेक्टिव है जी ऑडिटर साहब आपका? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके आप क्या उखाड़ लोगे जी? पहला, टू ऑब्टेन द रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग द सैप। मतलब अगर आपको पता लगे कि टर्नओवर अचानक 160 करोड़ से अचानक 150 करोड़ से अचानक 2500 करोड़ हो गई है, तो क्या मैं कह सकता हूं एज एन ऑडिटर आप अब एविडेंस प्राप्त करना चाहेंगे कि भैया इस तरीके की टर्नओवर में जंप क्यों हुआ है? ये एनालिटिकल प्रोसीजर का ऑब्जेक्ट है। दूसरा नॉर्मली क्या होता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग किया ही उसी टाइम जाना चाहिए, क्योंकि ये तो शुरुआत में भी किया जाना चाहिए, प्लानिंग के टाइम पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर होना चाहिए, तो थ्रू आउट द ऑडिट होना चाहिए, मगर मेनली परफॉर्म किया जाता है एट द क्लोज ऑफ द ऑडिट। मतलब सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखो जी, आपने सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल समझ लिया होगा, टेस्टिंग कर ली होगी, फिर आपने सारे इनवॉइसेस वगैरह को चेक कर लिया होगा। अब इनवॉइसेस वगैरह को चेक करने के बाद आपने ये तो पता लगा लिया कि फिगर्स वगैरह एकदम सही हैं, सारे इनवॉइसेस रिकॉर्ड हुए हैं, सभी एंट्रियां रिकॉर्ड हुई हैं। अब आप चेक क्या करना चाहोगे? अब लास्ट स्टेज पे अब देखो जरा, मैं डेटा का कंपैरिजन करता हूं आपस में, इंडस्ट्री से कंपैरिजन करता हूं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपैरिजन करता हूं, पिछले साल से कंपैरिजन करता हूं। तो नॉर्मली ये ईयर एंड पे कंपेयर किया जाता है ये से सारी फिगर्स। तो इसलिए टू डिजाइन एंड परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, ताकि ऑडिटर ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म कर सके कि जो ऑडिटर के एंटिसिपेशन था एंटिटी के बारे में, क्या एक्चुअल फिगर वैसे ही गई हैं या उससे अलग गई हैं, ताकि ऑडिटर इसको देख सके। मतलब जो ऑडिटर का एंटिसिपेशन था अबाउट द एंटिटीज एक्सपेक्टेड फिगर और जो एक्चुअल फिगर है, क्या उन दोनों में डिफर है, और है तो क्यों है? तो जब ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर प्राप्त करता है तो क्या पर्पस होते हैं? पहला, रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस कि ये ऐसा चेंज क्यों हुआ, और दूसरा, डिजाइन एंड परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर ईयर एंड पे करेगा, ताकि ऑडिटर एसेस कर सके कि वो जो ओवरऑल कंक्लूजन उसका था एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, वो सही है या नहीं है। मतलब ईयर एंड पे मैं पता लगा सकूं कि जितना मैं एंटिटी को जानता हूं, एंटिटी उसी हिसाब से फिगर्स आई हैं या नहीं आई हैं, ऑडिटर ये भी अंडरस्टैंड कर सके। ओके, अब सवाल उठा, टाइमिंग ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर क्या हो सकता है? देखो जी, मैंने कहा प्लानिंग स्टेज पे भी हो सकता है, ऑडिट के टाइम पे भी हो सकता है, और कंप्लीशन के टाइम पे तो मेनली होता है। तो ले देकर हम कह सकते हैं कि तीनों स्टेजेस में, मतलब थ्रू आउट द ऑडिट हो सकता है। ओके, जैसे कि प्लानिंग स्टेज पे कैसे होता है? फॉर एग्जांपल प्लानिंग स्टेज पे वी वुड एनालाइज कि हम ऑडिट कैसे करने जाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग फॉर अ बैंक ऑडिट, तो हम इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस एनपीए का करेंगे, कि एनपीए बढ़े घटे, कितना हुआ, कितने डाउटफुल एसेट्स बढ़े, इस चीज का। ड्यूरिंग द ऑडिट कैसे? वी शैल कीप आवर माइंड ओपन फॉर एनी अबनॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर आपको नजर आ रही है, तो वहां पर भी एनालिटिकल पावर अपनी ओपन रखना। अचानक आपको कोई 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन नजर आ गई जो कभी नहीं सुनी थी आपने, तो फिर वहां पे भी एनालिटिक तो पूछो क्यों हुई है। जरूरी नहीं सब कुछ ईयर एंड पे ही करना है, ठीक है ना। चलिए अब कहते हैं टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में, ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल स्टेजेस ऑफ ऑडिट में लगाता है, यानी प्लानिंग स्टेज में भी करता है, ड्यूरिंग द ऑडिट में भी करता है। इन एडिशन दे आर आल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंप्लीशन, मतलब कंप्लीशन फेज पे तो मेनली रिक्वायर्ड होता है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर इन द प्लानिंग फेज। हाँ जी, प्लानिंग फेज की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग फेज में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कैसे किया जाता है? हाँ जी, तो प्लानिंग स्टेज में कैसे किया जाता है? से फॉर एग्जांपल देखो जी, अभी रिसेंटली मार्केट में न्यूज आई कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने वाला है, तो भैया पेट्रोल के प्राइसेस तो पता नहीं $100 को क्रॉस कर जाएंगे, पता नहीं कितना बढ़ेगा पेट्रोल। अब आपका जो क्लाइंट है वो है एशियन पेंट्स, और एशियन पेंट्स जो पेंट इंडस्ट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल है, जिसमें से 60% की कॉस्ट लगभग रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल की है, उसके बाद कुछ केमिकल्स की कॉस्ट होती है। क्या मैं कह सकता हूं कि जब आप अब प्लानिंग स्टेज पे आपको पता रहेगा कि मेरे क्लाइंट का भाई साहब रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो तो बहुत भयंकर होने वाला है। सिमिलरली आपको पता लगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन इशू की कि अभी तक क्या चलता था कि अगर 90 डेज से ऊपर भी ओवरड्यूज होते थे बैंकों के, तो बैंक का ऑफिसर अगर ये कहता था कि नहीं हम रिकवरी कर लेंगे, तो बैंक उसे एनपीए क्लासिफाई नहीं करते थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा बंद करो ये मजाक, और अब ऐसा नहीं होगा, चाहे ऑफिसर्स कॉन्फिडेंट हो या ना हो, 90 डेज से ऊपर मतलब एनपीए होगा ही होगा, बस बंद करो, बहुत हो गया मजाक तुम्हारा। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन आ गई, तो अब सारे के सारे एनपीए क्लासिफाई हो गए। जो नेशनलाइज्ड बैंक थे उनके एनपीए बहुत ज्यादा लेवल के बढ़ गए थे। अब क्या मैं कह सकता हूं यहां पर ऑडिटर अब यहां पर एक प्लान लेके चलेगा, प्लानिंग स्टेज पे ही ये डिसाइड करके चलेगा कि कई बैंकों के एनपीए 2%, 3%, 5% तक इंक्रीज हो गए हैं। तो जब वो बैंक ऑडिट पे जा रहा है तो वो भी इस चीज का एनालिसिस करेगा, सबसे पहले एनालाइज इस चीज को करेगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल एनपीए कितने ज्यादा बढ़े हैं, उसका रीजन क्या है, कितने अभी ऐसे हैं जो कि अभी भी ओवरड्यूज 90 डेज से ऊपर वाले हैं और जिनको क्लासिफाई नहीं किया जा रहा है, अगर हैं तो उनको क्लासिफाई करवाएगा। मतलब ये पहले ही दिमाग में रख के चलेगा प्लानिंग स्टेज पे ही, यस, क्योंकि आपको फर्दर कुछ डेवलपमेंट पहले ही पता लग गई है। तो यानी कि इन द प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर असेस द ऑडिटर, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके क्लाइंट के बिजनेस को एंड आइडेंटिफाई कर सके वो एरिया जहां पर पोटेंशियल रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसट्रीटमेंट है। द इंफॉर्मेशन विल असेस द ऑडिटर, मतलब प्लानिंग मैंने कहा ना कि एनालिटिकल प्रोसीजर तो इंडस्ट्री को लेके भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको पता लगा कि इंडस्ट्री में एनपीए बढ़ गया है अचानक से क्योंकि आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद, तो आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि हाँ जी एनपीए बढ़ गया, तो आपके क्लाइंट जो बैंक ऑडिट करने जा रहे हो तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो फिर द इंफॉर्मेशन विल असेस द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। देखो जी, अब आपको पहले ही पता है कि एनपीए पे ही खतरा है, तो आप बैंक ऑडिट करते हुए ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन कहां करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर कहां अपनाएंगे, एनपीए के ऊपर, ठीक है ना। एनालिटिकल प्रोसीजर एंड प्लानिंग यूज बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, तो दोनों फाइनेंशियल एनालिसिस में दोनों फैक्टर्स यूज होते ही होते हैं। उसके बाद हम आते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में दो चीजें आती हैं, पहला टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ऐसे 330 के अंदर हमने इनकी चर्चा की थी, दूसरा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, ठीक है जी। अब सवाल उठा डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इंक्लूडिंग वेदर टू यूज द सैप इज बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट। देखो जी, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सेल्स 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, तो फिर वहां पर सिग्निफिकेंट सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इट वुड डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ द ऑडिटर, ठीक है जी। ऑडिटर मे इंक्वायर द मैनेजमेंट एज टू अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू अप्लाई द सैप एंड रिजल्ट ऑफ एनी सच सैप परफॉर्म बाय द एंटिटी। दोबारा बोलता हूं, ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता है कि जो भी उसे डेटा चाहिए सैप करने के लिए, और रिजल्ट ऑफ द सैप जो एंटिटी पे उसने परफॉर्म किया है उसके लिए इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट से। कि फॉर एग्जांपल आपकी टर्नओवर अगर बढ़ रही है, पूरी इंडस्ट्री की घट रही है, तो उसका रीजन क्या है, ये इंक्वायरी आप मैनेजमेंट से कर सकते हो। और सैप करने के लिए मैंने इंक्वायरी कर सकता हूं मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द इंडस्ट्री डेटा। मैं उन्हें कह सकता हूं कि सर आपकी इंडस्ट्री में आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो तो 60% आ रही है, बल्कि जब बाकी पूरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो तो 50% आ रही है, तो आपको इतना महंगा क्यों मिल रहा है या आपको इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, तो इसका एनालिसिस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द सैप। हाँ जी, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द सैप, मतलब एनालिसिस कैसे कर सकते हो, जरूरी है आपके पास डेटा अवेलेबल हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा हो, पिछले साल का डेटा हो, तभी तो होगा। फिर डिसएग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन एक होता है एग्रीगेशन, जोड़ना, डिसएग्रीगेशन मतलब तोड़ना। क्या मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा डेटा को तोड़ोगे उतना ज्यादा बेटर एनालिसिस निकलेगा, यस। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं केवल इतना बताऊं कि सैलरी एक्सपेंसेस 20-21 में 100 करोड़ थे, 21-22 में 170 करोड़ है, तो इसके बेसिस पे एनालिसिस करने की ताकत आप में नहीं है। बट अगर मैं कहूं अब तोड़ना शुरू करूं कि इसके 3 पार्ट हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2500 थे 4000 हो गए, रेट पर आवर 1500 था 1800 हो गया, ओवर टाइम रेट 2200 था 3000 हो गया, अब थोड़ा एनालिसिस करने की हालत में आप आ सकते हो, ठीक है। आगे फिर अकाउंट टाइप। हाँ जी, अकाउंट टाइप का मतलब मैं कह सकता हूं कि सैप मोर यूजफुल है सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट, हर टाइप पे सैप यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम क्या यूज करोगे, बट जो प्रिडिक्टेबल आइटम होती है ना, फॉर एग्जांपल इनकम्स, ये यहां पर मोर प्रिडिक्टेबल होती हैं, तो यहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं। फिर सोर्सेस,
हाँ जी देखो जी, सोर्सेस का मतलब है कि सम क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शन टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल, क्योंकि वो रूटीन नेचर की होती हैं। अगेन इनकम, सेल्स, परचेजेस, तो ये रूटीन नेचर की हैं जहां पर सैप लगाया जा सकता है। बट जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं वो डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट है। अब इंश्योरेंस क्लेम के बारे में क्या कह सकता हूं कि मेरी फैक्ट्री में आग कब लगेगी, या तो मैं फिर ज्योतिष का कोर्स करके बैठूं, ठीक है। फिर नेचर ऑफ असर्शन पे भी डिपेंड करता है। सैप मोर इफेक्टिव होगा इन प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर सम असर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चेक करना चाहता हूं वैल्यूएशन के बारे में, चेक करना चाहता हूं कंप्लीटनेस के बारे में, बट लेस इफेक्टिव होगा फॉर अदर्स। फॉर एग्जांपल, अब मतलब अगर मान लीजिए वो कोई एसेट है, अब एसेट के अंदर आप ये देखना चाहते हो कि ये एसेट कंपनी है की है या नहीं है, तो फिर इसमें सैप का इन्वॉल्वमेंट क्या। बट अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि टर्नओवर 100 करोड़ से 140 करोड़ हुई है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें अभी भी सारी फिगर्स इंक्लूड हो गई हैं कि नहीं, मतलब कंप्लीटनेस, ये चेक करोगे। दूसरी बात, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 100 करोड़ से 300 करोड़ हो गई है, तो सारी प्लांट एंड मशीनरी आ चुकी है कि नहीं, मतलब वैल्यूएशन। बट प्लांट एंड मशीनरी जो है वो मैनेजमेंट की है, ये कोई एनालिसिस नहीं हुआ, ये तो अलग प्रोसीजर है, ये एनालिसिस का पार्ट थोड़े ना है। तो यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर मोर इफेक्टिव होगा कुछ असर्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, जब आप कंप्लीटनेस या फिर वैल्यूएशन चेक कर रहे हो, लेस इफेक्टिव होगा कुछ के लिए। फॉर एग्जांपल, जब आप राइट एंड लायबिलिटीज को चेक कर रहे हो। चलिए फिर आते हैं सैप करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या अवेलेबल हैं। पहला आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस बोले तो फॉर एग्जांपल 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये क्या है, ये ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस इज अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक। इसमें कंपैरिजन किया जाता है करंट डेटा का विद द प्रायर पीरियड डेटा के साथ। ऑडिटर इवेल्युएट करता है कि क्या करंट डेटा इन लाइन विद द प्रीवियस ईयर्स डेटा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन हुआ है। उसके बाद रेशो एनालिसिस। रेशो ना केवल एसेट और लायबिलिटी का बल्कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फिर अगर मैं आपको इंडिविजुअल आइटम दे दूं कि भैया मैंने कहा जी टूर एंड ट्रेवल, तो टूर एंड ट्रेवल अब आप क्या कहेंगे, कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। बट अब मैं आपको ये कहूं कि टूर एंड ट्रेवल पिछले साल सेल्स का 5% था, बट इस साल वो बढ़ के 12% हो गया, तो खतरे की घंटी है कि भाई साहब ऐसा क्या उखाड़ लाए तुम विदेशों में जाकर। तो फिर यानी कि इंडिविजुअल बैलेंस शीट अकाउंट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑन इट्स ओन, बट इट्स रिलेशनशिप टू द अदर अकाउंट, जैसे टूर एंड ट्रेवल इन रिलेशन टू द सेल्स, हाँ जी, तो वो मोर प्रेडिक्टेबल बन जाती है। तो रेशो एनालिसिस। फिर रीजनेबलनेस टेस्ट। रीजनेबलनेस टेस्ट क्या होता है, कहता है जी अनलाइक द ट्रेंड एनालिसिस दिस एनालिटिकल प्रोसीजर रीजनेबलनेस टेस्ट का डज नॉट रिलाई ऑन द इवेंट ऑफ द प्रायर पीरियड। यानी कि यहां प्रायर पीरियड आइटम पे हम डिपेंड नहीं करते, बट दे डिपेंड अपॉन द नॉन फाइनेंशियल डेटा। यहां पर केवल हम नॉन फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप होटल का ऑडिट करने के लिए गए, आपको पता लगा, आपने होटल का ऑक्यूपेंसी रेट पता किया। ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में आपने ऑक्यूपेंसी रेट मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने कहा जी इस साल का हमारा ऑक्यूपेंसी रेट 50% है, पिछले साल ये 90% था। 90% से 50% ऑक्यूपेंसी रेट। अब आप रेट, अगर रूम के रेट सेम है तो इसका मतलब टर्नओवर इज बाउंड टू बी डिक्लाइन। तो यानी कि अब ऑक्यूपेंसी रेट की वजह से टर्नओवर कम हुई है, दिस इज कॉल्ड रीजनेबलनेस टेस्ट जो आपने कंडक्ट किया है। फिर आता है स्ट्रक्चर्ड मॉडल। आप देखते होंगे इस तरीके के चार्ट, इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा इंक्लूड किए जाते हैं ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके कि अब करंट ईयर की पोजीशन क्या होगी। अगर आप यहां पिछला ईयर है तो ऑब्वियसली अब आप एनालाइज करोगे कि करंट ईयर कुछ यहां ऐसे जाना चाहिए, और अगर वो यहां चला गया है तो भाई एनालिसिस होगा, यहां चला गया है तो भी एनालिसिस होगा। तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग। स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा का यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट द करंट ईयर अकाउंट बैलेंसेस, मतलब इस साल की फिगर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है जी। आगे फिर कहता है जी ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट। ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट, हाँ जी। ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट। अब यहां पॉइंट में कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसे थिंग्स हैं विच आर टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल यूजिंग और अप्लाइंग द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। दोबारा बोलता हूं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं,
कौन कौन से ऐसे थिंग्स हैं विच आर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि ऑडिटर कंसिडर करेगा व्हाइल अप्लाइंग द सैप। ऐसे थोड़े ना तीर तुक्के में सैप करना शुरू कर देगा, कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे ऑडिटर के द्वारा सैप अप्लाई करते हुए। पहली पॉइंट, डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ द पार्टिकुलर सैप। पहले तो देखो कि सैप कहां पर लगना चाहिए। ऑब्वियसली जो प्रिडिक्टेबल आइटम है, इनकम, सेल्स, वहां पर लगना चाहिए एज कंपेयर टू नॉन प्रिडिक्टेबल आइटम। सैप लगाते हुए किन किन चीजों का ध्यान देना है आपको। दूसरा बात, रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा भी सैप को प्रभावित करता है। देखो जी, वो डेटा जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस से प्राप्त हुआ होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू द इंटरनल डेटा। ठीक है ना। चले, सिमिलरली डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंस अंडर विच इट इज ऑब्टेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा आपने कलेक्ट किया है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ऑडिटर ने डायरेक्टली कलेक्ट किया है, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा। तो इसलिए रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पे भी सैप डिपेंड करेगा। तो यानी कि दस द फॉलोइंग आर रेलेवेंट व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर द डेटा इज रिलायबल और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सैप। डेटा रिलायबल है कि नहीं सैप के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये जो डिसाइड करवाते हैं। पहला, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब मैंने कहा जी अगर ये डेटा इंडिपेंडेंट सोर्स से आया है तो रिलायबल है, पक्की बात है। दूसरा, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, क्या आपके पास पास्ट ट्रेंड इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अवेलेबल है। टूर एंड ट्रेवल का खर्चा पहली बार आया है, पास्ट में था नहीं, अब मेरे लिए मैं कैसे इसे कंपेयर करूं, मेरे लिए दिक्कत होगा। थर्ड, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, क्या ये पॉसिबल है कि बिल्कुल सेम साइज की कंपनी सेम इंडस्ट्री में अवेलेबल हो जिससे मैं डेटा को कंपेयर कर सकूं। तो यानी कि यहां पर सेकंड फैक्टर जो कहता है रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, ये इसी के तीनों पोर्शन है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आया है, इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट है, क्या ये पिछले साल से आई है या फिर इस साल नहीं आई है। और तीसरा, कंपेरेबिलिटी, क्या अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब सिमिलर इंडस्ट्री, सिमिलर साइज की कंपनी क्या अवेलेबल है या नहीं है। फिर कहता है ये पॉइंट, कहता है ऑडिटर में कंसीडर टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। हाँ जी, ऑडिटर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल भी चेक कर सकता है विच एंटिटी इज हैविंग ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब इंटरनल कंट्रोल वही तो बेस होता है, इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे बनाई जाती है, इनवॉइसेस बनाना, ये सब इंटरनल कंट्रोल का ही तो पार्ट होता है ना। तो फिर मैं कहता हूं ऑडिटर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल चेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब उसने सेल्स के इनवॉइसेस देखे एंटिटी के, तो उसमें केवल एक चीज आ रही थी कि अमाउंट ऑफ सेल एंड पार्टी, रामलाल को बेचा 10 लाख का माल। अब इससे क्या पता लगेगा, रामलाल को बेचा 10 लाख का माल। अब यहां पर इंटरनल कंट्रोल ही खराब है। क्यों? आप कहते हो रामलाल को बेचा 10 लाख का माल, अगर आप यही कह दो कि रामलाल को बेचा, कितनी क्वांटिटी, कितने रेट, फिर अमाउंट, तो ये ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल भी ऑडिटर कंसीडर कर सकता है व्हाइल टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल विच एंटिटीज हैविंग ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब इनवॉइसेस विच इज यूज्ड इन परफॉर्मिंग द सैप। सैप में ऑडिटर इनवॉइसेस को पकड़ेगा। अब इनवॉइसेस बनाने के लिए जो कंट्रोल है वो इंटरनल कंट्रोल है, तो ऑडिटर पहले उसे भी चेक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल यही का यही लिखा हुआ है। फिर डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज। अगर मैं आपको बताऊं सेल्स 100 करोड़, 120 करोड़, 145 करोड़, तो आपके मुंह से अगला क्या निकलेगा, समवेयर अराउंड 160, 170 करोड़। ठीक है, तो यही इसे कहते हैं डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स और द रेशियो। पास्ट ट्रेंड को देखकर एक एक्सपेक्टेड अमाउंट का एक एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल लीजिए कि हाँ जी अब एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या होना चाहिए, ये पास्ट ट्रेंड को देखकर आपको पता लग जाएगा। ये भी सैप का ही पार्ट है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे आइएगा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं कहता हूं पिछले साल की सेल 100 करोड़ थी, इस साल की सेल एक्सपेक्टेड 120 करोड़ होगी, बट मैं फिर भी 5% का डेविएशन लेके चल रहा हूं कि 126 करोड़ तक हो सकती है या 114 करोड़ तक हो सकती है। 6%, 5 या 6% का स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने लिया। बट अगर फ्लक्चुएशन उस स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा है तो अब यहां पर मुझे कूदना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है जी, तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू
दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी, जो आपने एक्सपेक्टेड डेविएशन रखा था उससे भी अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कहता है इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ जी, देखो जी, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, अब उसमें आपको फ्लक्चुएशंस मिले और वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है, तो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा ये डिफरेंस को। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? सबसे पहला जरिया इन्वेस्टिगेशन का क्या है? इंक्वायरी। मैनेजमेंट से पूछेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ जो आज तक नहीं हुआ। सेल्स अभी तक बढ़ रही थी 100, 120, 140, अचानक 2500, क्या आग लग गई? कैसे हो गया ये? नेक्स्ट वो कहता है जी हमने एक्सपोर्ट सेल की है भाई, तबाही मच गई है विदेशों में, तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब माल ही तुम्हारा होना चाहिए। दिखाना जरा एक्सपोर्ट ऑर्डर, दिखाओ जरा एक्सपोर्ट ऑर्डर इन हैंड, दिखा दो जरा। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट, एजर्शंस। एजर्शंस, हालांकि ये पॉइंट को हम ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर चुके हैं पूरा, बट फिलहाल एजर्शंस का मतलब क्या होता है? इट रिफर टू द रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट ने एंट्री की है, पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में की है, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट दैट आर एम्बॉडेड, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर की गई है। इसे ही ऑडिटर यूज करता है टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ट्रांजैक्शन को ही तो देखता है ताकि पता लगा सके कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एरर कौन कौन सी हो सकती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजर्शन क्या हो सकती हैं? हम अकाउंट बैलेंसेस पे और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे, बैलेंस शीट आइटम पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे कंसीडर कर सकते हैं। यही ऑडिट ऑफ द डिफरेंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका पूरे का पूरा करने की लास्ट में आपको खैर ये करने की जरूरत नहीं, आप ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हो ये वाला पॉइंट। तो ये आपका पूरे के पूरे दोनों एसेस थे। थैंक यू, बाय बाय। अब हम मिलते हैं अगली रिवीजन क्लिप के साथ। थैंक यू।